अब हमारा टॉपिक है ब्रांच। सबसे पहले ब्रांच की थ्योरी आए तो कैसे करना वो देखें। ब्रांच मतलब शाखाएं। आज के कंपटीशन के टाइम में अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए एक व्यापारी जगह जगह अपना व्यापार फैलाता है, तो वह माल बेचता रहता है। एक तो होता है माल सेल करना, एक होता है वहां पर अपना आदमी बैठा देना। अगर वहां पर अपना आदमी बैठा देता है तो उसको हम ब्रांच कहते हैं। किशनगढ़ में आपके मार्बल का काम है, आपको गोवा, आपको एमपी में, आपको यहां पर इधर उत्तराखंड में, देहरादून में, इधर आपका माल बेचना है, तो आप क्या करते हैं, वहां एक गोडाउन किराए पर लिया, किराया आपका, वहां एक आदमी रखा, उसकी सैलरी आप दोगे, माल आप भेजोगे, माल हम भेजेंगे। वो आदमी क्या करेगा, सेल करेगा, केवल वो आदमी सेल्स करेगा। वो हमारी ब्रांच हो गई। हमने वहां एक्स को बैठा दिया देहरादून में, वाई को बैठा दिया इंदौर में, जेड को बैठा दिया जयपुर में। माल हम भेज रहे हैं, वहां का गोडाउन किराया हम दे रहे हैं, वहां के छोटे मोटे खर्चे हम कर रहे हैं। वो आदमी क्या कर रहा है, माल बेच रहा है। ठीक है, ये एजेंसी नहीं है। एजेंसी सिस्टम में तो हमें क्या करते हैं, उससे कुछ एडवांस लेते हैं, कमीशन बेस पे माल बेचता है वो, या वो सैलरी ले रहा है। इस तरह से व्यापार फैलाने को हम कहते हैं ब्रांच, शाखाएं। और जहां से हम माल भेजने का काम करते हैं उसे हम कहते हैं प्रधान कार्यालय, हेड ऑफिस। कहते हैं ना, हमारा हेड ऑफिस यहां पर है, बाकी ब्रांचेज फैला रखी है। समझ गए क्या। अब ब्रांच दो प्रकार की होती है, डिपेंड और इनडिपेंड, आश्रित और स्वतंत्र। आश्रित शाखाएं, स्वतंत्र शाखाएं, आश्रित शाखाएं और स्वतंत्र शाखाएं। डिपेंड और इनडिपेंड। स्पेलिंग देख लेना, कोई मिस्टेक हो तो बता देना। ठीक है, डिपेंडेंट बोल सकते हैं और इंडिपेंडेंट। समझ गए। ये छोटी शाखाएं होती है, छोटे 2 नंबर 4 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। ये कौन सी शाखाएं होती है, छोटी शाखाएं होती है जो रोज शाम को अपना हिसाब हेड ऑफिस को बता देती है। रोज शाम को हेड ऑफिस के पास हिसाब भेज देती है, कोई अकाउंट मेंटेन नहीं करती। जो भी रुपए आते हैं हेड ऑफिस के खाते में जमा करा देती है, और जो भी खर्चा आता है तो हेड ऑफिस को बोल देती है कितना खर्चा या तो हो गया या भेजो। ये छोटी शाखाएं हैं। कौन सी शाखाएं हैं, छोटी शाखाएं हैं। ये अपना हिसाब किताब नहीं रखती, ये हेड ऑफिस पर डिपेंड रहती है। रोज का हिसाब कहां भेज देती है, हेड ऑफिस को भेज देती है, और हेड ऑफिस इनका हिसाब किताब करता रहता है। ध्यान रखना, ये बड़ी शाखाएं हैं, ये बड़ी शाखाएं हैं। ये अपना पूरा हिसाब किताब रखती है कि बड़े ज्यादा ट्रांजैक्शन हो रहे हैं तो हेड ऑफिस के पास कितना ट्रांजैक्शन भेजेंगे आप, तो ये अपना हिसाब किताब रखकर लास्ट में ट्रायल बैलेंस भेजती है हेड ऑफिस के पास। एट द एंड ऑफ द ईयर ट्रायल बैलेंस भेज देती है हेड ऑफिस के पास, और हेड ऑफिस फिर फाइनल अकाउंट बना लेता है। समझ गए क्या, आ गया समझ में। ये 3 तरह से खाते रखती है, 3 तरह से। फर्स्ट को हम कहेंगे शाखा अवास्तविक खाता विधि। शाखा अवास्तविक खाता विधि। ठीक है। दूसरी है शाखा व्यक्तिगत खाता विधि। और तीसरी है शाखा स्टॉक व डेटर मेथड। स्टॉक व डेटर मेथड। शाखा व देनदार पद्धति। शाखा अवास्तविक विधि को देनदार विधि भी कहते हैं ना।
देनदार विधि भी कहते हैं इसको। और शाखा व्यक्तिगत खाता विधि का दूसरा नाम क्या है? अंतिम खाता विधि, फाइनल अकाउंट मेथड, अंतिम खाता विधि। और तीसरे नंबर पर है स्टॉक एंड डेटर मेथड। शाखा अवास्तविक खाता विधि को देनदार पद्धति कहते हैं, शाखा व्यक्तिगत खाता विधि को अंतिम खाता विधि कहते हैं, और स्टॉक एंड डेटर मेथड हिंदी इंग्लिश दोनों में यही कहते हैं। ठीक है। स्वतंत्र शाखाएं दो प्रकार की होती है, एक तो होती है इनलैंड देशी शाखाएं, और दूसरी विदेशी शाखाएं। फॉरेन ब्रांच, विदेशी शाखाएं। वापस समझो, शाखा का मतलब हो गया व्यापार का विस्तार करने के लिए जगह जगह अपना व्यापार फैलाना, वहां सैलरी बेस वर्कर बैठाना, और माल हमारा, हम माल भेजेंगे, वो माल बेचेगा, उसको हम सैलरी देंगे, खर्चे सारे हमारे, वहां का गोदाम हमारा, माल भी हमारा, वो सिर्फ बेचेगा। अब छोटी शाखाएं, बड़ी शाखाएं, आश्रित मतलब छोटी है, स्वतंत्र मतलब बड़ी है। तो छोटी शाखाएं जो है, ये शाखाएं तीन तरह से खाते रखती है। एक तो होता है कौन सा? शाखा अवास्तविक या डेटर मेथड, ये व्यक्तिगत पर्सनल अकाउंट, ब्रांच पर्सनल मेथड या फाइनल अकाउंट मेथड, और इसमें स्टॉक और डेटर मेथड। स्वतंत्र शाखाएं, बड़ी शाखाएं, ये अपना हिसाब किताब कंप्लीट खुद रखती है, ये जर्नल बनाती है, ये लेजर बनाती है, ये ट्रायल बैलेंस बनाती है। क्या बनाती है? सुन लेने, वो पढ़ा है। ये जर्नल बनाती है, लेजर बनाती है, ट्रायल बैलेंस बनाती है, ट्रायल बैलेंस भेज देती है किसके पास? हेड ऑफिस के पास, कि तुम फाइनल अकाउंट बनाते रहो। अब ये दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी? देशी और विदेशी, इनलैंड और फॉरेन। अगर हेड ऑफिस और ब्रांच दोनों एक ही कंट्री में हैं, देशी शाखाएं जिसका हेड ऑफिस और ब्रांच दोनों एक ही कंट्री में है, वो देशी शाखाएं कहलाती है। जिसका हेड ऑफिस और ब्रांच अलग अलग कंट्री में है, हेड ऑफिस और ब्रांच अलग अलग कंट्री में है, तो वो क्या कहलाती है? विदेशी शाखाएं कहलाती है। समझ गए क्या? हेड ऑफिस और ब्रांच अगर एक ही देश के अंदर है, वो कहलाती है देशी शाखाएं, और हेड ऑफिस और ब्रांच अगर अलग अलग कंट्री में है, तो कहलाती है विदेशी शाखाएं। समझ गए? अब मैं प्रैक्टिकल करवा रहा हूं स्टॉक एंड डेटर मेथड का, ये बड़ा क्वेश्चन आ सकता है। तो करना है क्या स्टॉक एंड डेटर मेथड में? देखो, मैं आज कॉस्ट पर करवा रहा हूं, आज इसको समझ लेना। मुझे लगता है कॉस्ट पर ही आएगा। पेपर टिपिकल देना बंद कर दिया यूनिवर्सिटी ने। अब तुम तो हार्ड आता है, तुम्हें इजी आता नहीं है, इसलिए तुम थ्योरी कर लेते हो। देखो, एक तो बनाना है ब्रांच स्टॉक अकाउंट। क्या बनाना है? ब्रांच स्टॉक अकाउंट। एक तो ये बनाना है। दूसरा बनाना है गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। क्या बनाना है? गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। ब्रांच डेटर अकाउंट। ब्रांच एक्सपेंसेज अकाउंट। और ब्रांच P&L अकाउंट। अब अगर मेरी बात ढंग से सुनना चाहें, आप समझना चाहें, तो देखो, अकाउंट सिर्फ 1, 2 और 3 ही बनते हैं। ये अकाउंट नहीं बनता। तुम सोचोगे अकाउंट नहीं बनता तो बनाया क्यों? ये हमारी तरफ से नहीं, ये गिफ्टेड है, क्रॉस एंट्री से बनता है और ट्रेडिंग से बंद करते हैं। क्रॉस एंट्री से बनेगा तो आपके हाथ में कुछ नहीं है, जिधर आए उधर लिखना है, तो इस पे दिमाग मत लगाना, बस इतना ध्यान रखना ये ट्रेडिंग से बंद होता है।
ये क्रॉस एंट्री से बनेगा और नेट प्रॉफिट से बंद होगा, तो अकाउंट तो फिर 3 ही रहे। अब 3 में मैं अगर 11th के बच्चे को समझा दूं तो वो समझ जाएगा, तुम तो सेकेंड ईयर के हो, बहुत इजी है। ये सिर्फ स्टॉक एसेट्स है, बढ़ने पर इधर कम होने पर इधर। डेटर एसेट्स है, बढ़ने पर इधर कम होने पर इधर। एक्सपेंस डेबिट बैलेंस, बढ़ने पर इधर कम होने पर इधर। तो हो गया। अब पढ़े लिखे हो, ब्रांच के पास माल, सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंस, एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है या क्रेडिट? डेबिट, सबको पता है तुम्हें, एसेट्स का बैलेंस डेबिट या क्रेडिट? तो आप क्या लिखेंगे? टू बैलेंस बीडी, तो यहां लिख दिया टू बैलेंस बीडी, जो दिया हुआ वो लिखना है, इसका कोई बैलेंस नहीं, क्रॉस एंट्री से बनना है। डेटर एसेट्स है, बैलेंस डेबिट में लिखूं या क्रेडिट में लिखूं? डेबिट में, तो लिख दिया टू बैलेंस बीडी, वहां दिया हुआ रहेगा। एक्सपेंस का बैलेंस नहीं होता, बैलेंस शीट का आइटम नहीं है एक्सपेंस, बैलेंस नहीं होगा। क्लियर, बैलेंस लिख दिया। अब बताओ स्टॉक कब कब बढ़ता है? ब्रांच के पास माल कब बढ़ता है? जब हेड ऑफिस से माल आता है। जब हेड ऑफिस से माल आता है तो क्या लिखेंगे? लिख, लैंग्वेज वही है, हेड ऑफिस लिख ला इस लैंग्वेज को, गुड्स सेंड टू ब्रांच। माल बढ़ गया, ब्रांच ने हेड ऑफिस को माल भेजा, ब्रांच ने माल बेचा, नगद माल बेचा, माल कम हो गया। उधार माल बेचा, नाम क्या लिखेंगे? ब्रांच डेटर। नगद बेचा तब क्या लिखेंगे? बाई बैंक। उधार बेचा तो बाई ब्रांच डेटर, है वो सेल ही। माल बेचा, माल कम हो गया, हेड ऑफिस को माल लौटा दिया, गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, लेकिन लिखने में वही लिखना है, सेंड टू ब्रांच, गुड्स सेंड टू ब्रांच। ठीक है। और ग्राहकों से अगर माल वापस आ गया, ग्राहकों ने माल वापस भेज दिया हमारे पास, तो ब्रांच के पास माल कम हो गया, ज्यादा होगा? ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा हुआ? डेटर से आया, सेल्स रिटर्न। बैलेंस सीडी जो क्लोजिंग स्टॉक है, मुझे ये ट्रेडिंग नजर आ रहा है, तुम्हें पता नहीं क्या नजर आ रहा है। ये ट्रेडिंग अकाउंट बन गया, एक तरह से लिखने का तरीका चेंज हुआ। देखो, ओपनिंग स्टॉक टू परचेज लेस परचेज रिटर्न, इधर नहीं घटाया, इधर लिख दिया। बाई सेल्स लेस सेल्स रिटर्न, तो इधर लिख दिया। बाई क्लोजिंग स्टॉक, खर्चे सारे हेड ऑफिस कर रहा है, तो डायरेक्ट खर्चा हो नहीं सकता इसके पास, तो टू ब्रांच P&L, ये जीपी हो गया एक तरह से। वैल्यू पुट कर देना सिर्फ, कितना माल था, कितना हेड ऑफिस से आया, कितना ग्राहकों से आया, कितना माल नगद बेचा, कितना माल उधार बेचा, कितना माल वापस लौटा दिया, कितना माल पड़ा है। क्लियर? बैलेंसिंग फिगर, ट्रेडिंग है ये, ग्रोस प्रॉफिट हो गया ना। बैलेंस सीडी तो देगा वो है, तो दो दो बैलेंसिंग फिगर नहीं निकाल सकते हम। ठीक है, इसको मैं नहीं बना रहा, इसको बनाना तो कोई बना लेगा इसको। तो हाँ, कुछ पूछना हो पूछ ले, बिल्कुल दिया हुआ रहेगा। नहीं दे रखा हो तो दिमाग लगाना, कितना माल था, कितना हिसाब करके भी निकाल सकते हैं कितना बचा। ठीक है, हाँ पूछ ले, तो गुनगुना मत फिर। डेटर का ओपनिंग बैलेंस इतना डेटर था। डेटर कब बढ़ते हैं? जब उनको उधार माल बेचते हैं, और यहां माल बेचते हैं, उसको क्या लिखते हैं? स्टॉक दिया, क्रेडिट सेल्स।
उधार माल बेचा, डेटर बढ़ जाएंगे, रुपए आ गए डेटर से, रुपए आ गए डेटर से, डेटर कम हो जाएंगे, डेटर से माल वापस आ गया, देखो वहां डेटर लिखा है तो स्टॉक लिखेंगे। बैड डेब्ट्स हो गए, डिस्काउंट हो गया, उसको कहेंगे बाई ब्रांच एक्सपेंस। क्या क्या? बैड डेब्ट्स और डिस्काउंट ब्रांच एक्सपेंस के नाम से, और बाई बैलेंस शीट डी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, और पहले से दे रखा तो टोटल बराबर आ जाएगी। और कैसे कम होते हैं तो बता दो। बीआर वगैरह यहां नहीं आते, बीआर आया, केस आया, वो 11th में आते थे। ब्रांच के पास कोई राइट नहीं है, छोटी ब्रांच है, का बीआर लेगी। ठीक है। एक्सपेंस, एक्सपेंस नगद चुकाए तो टू बैंक, नगद चुकाए। और ये वाले जो बैड डेब्ट्स और डिस्काउंट कहां से आई है? डेटर से। जो नगद चुकाए वो टू बैंक, और जो बैड डेब्ट्स और डिस्काउंट है वो टू डेटर, ब्रांच डेटर। और बंद किससे करेंगे? बाई ब्रांच P&L। बस इतने नगद खर्च हो गए, सैलरी, रेंट, रिपेयर जो भी खर्च हुए हो, और इतने बैड डेब्ट्स और डिस्काउंट हो गए, किससे बंद कर दिया? P&L से। है नहीं, इसमें ब्रांच केवल माल बेचने का काम करती है, तुम वो P&L की तरह इनकम मत मानने लग जाओ। ब्रांच अगर इनकम करने लग गई तो वो थोड़े दिन बाद जो वर्कर है वो दूसरा काम करेगा। ठीक है। अब देखो, ये गुड्स एंड इधर आएगा, क्रॉस एंट्री क्या लिखेंगे? बाई ब्रांच स्टॉक। ये गुड्स एंड इधर आएगा, टू ब्रांच स्टॉक और टू ब्रांच ट्रेडिंग। समझ गए? मैंने कुछ नहीं किया इसमें। यहां 2 P&L लिखा हुआ है तो P&L में आएगा बाई ब्रांच स्टॉक। 2 P&L है तो बाई ब्रांच स्टॉक। इधर क्या है? बाई ब्रांच P&L, तो टू ब्रांच एक्सपेंस और टू नेट प्रॉफिट। अब मेरी बात सुनो ढंग से, ये वही हो गया कि इतना जीपी है, जीपी में से खर्चे घटा दिए, नेट प्रॉफिट आ गया। ये आपके ब्रांच स्टॉक एंड डेटर मेथड। अब आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता देना। कौन कौन से चैप्टर करने हैं वापस बता देता हूं। डिपार्टमेंट कर लेना, ब्रांच स्टॉक एंड डेटर मेथड कर लेना, इंश्योरेंस तुम्हें आता है इसलिए कर लेना, डीईपी एफएम के लिए कर लेना, ये मान के करना कि एफएम के लिए कर रहे हो, और वेरिएंस तो तुम्हें आता ही आता है, मैंने वीडियो डाल रखा है। एफएडीएम में आप दोनों प्रैक्टिकल अटेम्प्ट कर सकते हैं। एफएडीएम का पेपर सिंपल रहेगा, बीईपी बिल्कुल सिंपल सा आएगा, ये पुरस्कार गिफ्ट। डिसीजन वाला आ गया तो तुम्हें थोड़ा सा सोचना पड़ता है, क्योंकि डिसीजन लेने की क्षमताएं तुम्हें बहुत कम है। ठीक है, डिसीजन आ गया, बनाए वो एक आ जाता है कई बार। तो डिपार्टमेंट, ब्रांच, इंश्योरेंस, बीईपी और वेरिएंस ये करके जाना। दोनों प्रैक्टिकल आप अटेम्प्ट कर लेंगे और थ्योरी सारी लगभग इसमें से आ जाएगी, मतलब थ्योरी की नौबत ही नहीं आएगी। हाँ, थ्योरी कुछ ऐसी आती है जो बीच में से आती है, तुम्हें आती है वो, और तुम वहां बैलेंस से नहीं बैठते, तुम वहां मोस्ट क्वेश्चन के भरोसे बैठते हो। जो रात को पेपर वगैरह आते हैं तो तुम क्या सारी रात वो पढ़ते हो, और सुबह जाके फर्स्ट क्वेश्चन जैसे उसका नहीं मिलता तो तुम शून्य हो जाते हो, जबकि तुम्हें वो मोस्ट देख लेने चाहिए। लेकिन तुम्हें ये सोच के देख लेना चाहिए कि पहले वाले भी कर लेते हैं और इसको भी देख लेते हैं। तुम फिर क्या है कि पूरी ताकत लगाते हो उस पर, तो जब उस पर पूरी ताकत लगाते हो ना तो बाकी सारा साफ हो जाता है। पेपर देखते ही तुम सफेद सा हो जाता है तुम्हारा चेहरा कि नहीं आया, और पहले वाला भूल गए तुम। तो करना तुम्हें ये है, कोई मोस्ट आते हैं तो बिल्कुल उनको करो, मनाही नहीं है, करने चाहिए। लेकिन आपने जो साल भर स्टडी की है उस पर भरोसा होना चाहिए आपको, या फिर खुद पे इतना भरोसा होना चाहिए कि अभी जो किए आपने उसको जाके आप कर लो, तरीके से कर लोगे आप। ठीक है, तो कल 11-12 बजे से कॉल कर लेना, और मैं वापस शाम को 6 बजे थ्योरी के 3-4-5 क्वेश्चन, केवल थ्योरी के, ताकि कल का फिर आप थ्योरी का ही रखो। 4-5 क्वेश्चन थ्योरी के मैं आपको याद करा दूंगा और आप वहां छाप के आ जाना। और कई छोटे क्वेश्चन हैं जो बड़े क्वेश्चन में थ्योरी मिल जाएगी आपको। कैसे मिल जाएगी?
जैसे इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर किसे कहते हैं, ऐसे वीडियो मैंने डाल रखे हैं, उन सारे वीडियोज को 2-2 3-3 बार निकाल दो आप और कॉन्फिडेंस से एंटर हो जाओ, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आज वाला कॉर्पोरेट का सारा पेपर लगभग अपना किया हुआ था, यूट्यूब पे पढ़ें, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस बिल्ड करो आप, और एग्जाम में बैठते टाइम 2 मिनट तक बिल्कुल आप बैठ के आराम से फिर आप पेपर शुरू किया करो, ठीक है।